शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले खबर रुड़की से, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में चैट के बाद ये आपस में भिड़े। ये गुट व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ चैट के बाद आपस में भिड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे, दोनों पक्षों को शांत करवाया। दंग नहर कोतवाली इलाके का मामला है। क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है और आप देखेंगे कि बुजुर्ग भी उसमें शामिल है। बुजुर्ग भी है, बीच बचाव करते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। दो पक्षों में मारपीट का ये वीडियो है और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग को लेकर शुरुआत इसकी हुई, विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद खत्म ये विवाद सड़क पर मारपीट पर जाकर खत्म हुआ। ये तस्वीरें हैं, गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और इस बीच में मारपीट और वहां पर मौजूद जो महिला है वो चीख रही है कि पुलिस को कॉल करें, पुलिस को कॉल करें। यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, आप सुन सकते हैं महिला कह रही है इस बात को वहां पर मौजूद। तो ये दो पक्षों का ही विवाद बताया जा रहा है और व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, उसमें चैटिंग के बाद ये विवाद बढ़ा और सड़क पर ये सब देखने को मिला। विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, क्या हुआ था, क्या मैटर क्या था? बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से ये दो पक्षों में जो है जमकर मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्ष जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग के दौरान जो है दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद ये दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं और ये जमकर जो वीडियो वायरल किया जा रहा है हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मामला इतना बढ़ गया कि जो पुलिस को बीच में आना पड़ा और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और जो है मामला शांत करा है। हालांकि ये जो दोनों पक्ष होली के दिन भिड़ते दिखाई दे रहे हैं आपस में, तो पूरी तरह से पुलिस पहले से अलर्ट थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मामला सुलझा लिया है और दोनों पक्षों को शांत करा दिया है। जी विनीत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। उत्तराखंड में फिर से बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन के भीतर 109 पॉजिटिव केसेस आए हैं उत्तराखंड में, जबकि 2 कोरोना के मरीजों की मौत भी हुई है 24 घंटे के भीतर। राज्य में अब तक 99,990 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई। अब तक जो संक्रमित हुए हैं 99,990। 10 केसेस जुड़ जाने के बाद ये 1 लाख पहुंच जाएगा। एक्टिव केसेस की अभी की बात करें तो 1724 हैं, यानी कि संक्रमित जो लोग हैं वो सिर्फ 1,724 हैं, जबकि कुल मौतें 1711। हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब जो पॉजिटिव केसेस आए हैं किन किन हिस्सों से, किन किन जिलों से सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री संक्रमित, लेकिन इस बीच में एहतियाती कदम प्रशासन क्या क्या निर्देश दे रहा है, कोई कदम उठा रहा है या फिर नहीं? जी देखिए राजू, उत्तराखंड की बात करें तो 2 जिले अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनमें हरिद्वार और देहरादून जिला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और जो नई लहर कोरोना की आई है उसमें सबसे ज़्यादा जो केस हैं प्रतिदिन अगर हम गौर करें तो वो हरिद्वार जिले से हैं। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, ऐसे वहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा है और जिस भी जिले में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जिले का हो, जिस जिले में टेस्ट कराता है उसी जिले में उस टेस्ट को गिना जाता है, यानी कि वो संख्या उसी जिले के साथ होती है। तो अभी लगातार, क्योंकि अगर पिछले एक साल अगर हम पीछे जाएँ तो आज करीब 10 केस थे और आज ठीक 1 साल बाद 10 केस हैं 1 लाख होने में। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण कितनी तेजी के साथ उत्तराखंड में फैला है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी एक्टिव केसों की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी है। 1700 कुछ एक्टिव केस हैं, यानी कि 1700 कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पतालों में हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जो बैकलॉग लगातार बढ़ रहा था वो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, 15,000 तक बैकलॉग चले गया था, लेकिन वो जो संख्या है वो 5 से 6,000 पर आ गई है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग क्षमता है वो बड़ी है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो बरकरार है। ऐसे में होली जैसे त्यौहार, देहरादून में झंडे जी जैसा मेला, तो इन मेलों में भी बहुत एहतियात की आवश्यकता है। होली पर भी इस बार अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में काफ़ी फर्क देखने को मिला है। उस तरीके की होली नहीं रही और जो भीड़ भाड़ होती थी वो नहीं थी, बड़े आयोजन रद्द थे और खासतौर पर पहाड़ों में तो होली मनाई गई, लेकिन मैदानों में कोरोना का ज़्यादा असर देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से मामला रहेगा, क्योंकि 24 घंटे में 2 मौतें और हुई हैं, 109 नए मामले जुड़ गए हैं कोरोना के और 1 लाख में हम सिर्फ 10 कम हैं। हालांकि रिकवरी अच्छी थी और अब जो एक्टिव केस हैं वो 1700 कुछ हैं। रिकवरी रेट आप बता रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने
दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को उत्तराखंड की सीमा पर फिर से कोविड टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य महकमे को लगा दिया ताकि कोविड से कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना हो। मगर एबीपी गंगा की टीम जब कोविड टेस्ट की पड़ताल करने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर कुल्हाल में पहुंची तो पाया कि स्वास्थ्य महकमा लोगों का कोविड टेस्ट तो बड़ी सावधानी से कर रहा है, मगर इस टीम को सुविधा के नाम पर यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमने जो कैंप लगाया था वो 26 मार्च से लगाया 2021, ठीक है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली 350 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव आया है, वो यमुनानगर हरियाणा का है। और हम कंटिन्यू टेस्टिंग कर रहे हैं अपने मतलब पूरा उससे कि मतलब यहाँ पे कोई गलती ना हो, कोई मतलब बिना टेस्टिंग के जा ना पाए आगे हम उत्तराखंड में और इन्फेक्टेड ना कर पाए आगे। और जिस तरीके से आपने बोला है कि यहाँ किस तरीके की सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं मिल पा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो है अभी उनकी कुंभ में ड्यूटी लग रही थी तो बोलते हैं मैन पावर हमारे पास कम है, तो मैंने अपने ही जो हमारे हैं एम्प्लॉय उनको लगा रखा है। बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से ये सीट खाली हुई और इस सीट पर उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी सहानुभूति कार्ड का तीसरी बार दांव खेलेगी। इससे पहले बीजेपी विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह और मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी पत्नी चंद्रा पंत को चुनाव बीजेपी लड़वा चुकी है। वहां पर फायदा बीजेपी को मिला भी। अब सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही स्टेप उठाया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब कमल के निशान के प्रचार में लगे हुए हैं। कमल का फूल को हमें पूरे हिंदुस्तान में खिलाना है और इसी क्रम में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता ये कमल के निशान का प्रत्याशी मान के हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के साथ सल्ट विधानसभा नामांकन के आखिरी 24 घंटे से ठीक पहले कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने सल्ट विधानसभा के लिए गंगा पंचोली को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना से होगा। तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी गंगा पंचोली, और आपको बता दें कि 2017 में इनका प्रदर्शन बेहद अच्छा था। एक कड़ा मुकाबला था। वो दौर था जब एक जबरदस्त वेव बीजेपी के पक्ष में चल रही थी और वहां पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। और उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने गंगा पंचोली के नाम पर मोहर लगाई है। बड़ी नेता मानी जाती है, प्रभाव इनका माना जाता है, जनता के बीच में कनेक्ट है। अब ऐसे में इस बार उपचुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ती हैं, जीत पाती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने महेश जीना को उम्मीदवार बनाया, जो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गंगा पंचोली को प्रत्याशी घोषित किया है। 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। 17 तारीख को चुनाव होना है और आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, यानी कि आज नामांकन दाखिल करना होगा। आज ही आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने के लिए और आज जाएंगे प्रत्याशी और हो सकता है कि उस बीच में शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, दोनों ही कैंडिडेट कितने बजे जा रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास में ये नामांकन दाखिल करने के लिए? बीजेपी की तरफ महेश जीना के साथ साथ कौन कौन दिख सकता है और कांग्रेस में गंगा पंचोली के साथ कौन कौन दिख सकता है बड़ा चेहरा? बिल्कुल राजीव, देखिए 12 बजे तक दोनों ही प्रत्याशी आज अपना नामांकन कर देंगे। गंगा पंचोली के साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही जो सांसद हैं प्रदीप टमटा वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो और नेता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो इस वक्त सल्ट में मौजूद हैं। और इसके साथ ही जैसे ही नामांकन होगा उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी होगा। इसके साथ ही हम बीजेपी के कैंडिडेट महेश जीना की बात करें तो उनके साथ भी जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी एक शक्ति प्रदर्शन और एक जनसभा
को संबोधित करेंगे जैसे ही नामांकन होगा। ये जो चुनाव है उपचुनाव सल्ट का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हम बात करें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि प्रकाश पंत की जो पत्नी है चंद्रा पंत, उनको एक बार टिकट दिया गया था और इसके साथ ही मगन लाल शाह की जो पत्नी है मुन्नी देवी शाह, उनको टिकट दिया गया था और दोनों पर ही बीजेपी की जीत हासिल हुई थी उपचुनाव में। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला कुछ हल्का सा अलग है क्योंकि इस बार महेश जीना जो कि सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं, उनको टिकट दिया गया है और जो कांग्रेस के इस वक्त प्रत्याशी हैं वो गंगा पंचौली हैं और गंगा पंचौली करीब 3000 वोटों से हारी थी 2017 में। अगर हम 2017 चुनाव की बात करें तो उस वक्त पूरी तरीके का जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ से, पहला ही उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि 57 सीटें यानी कि प्रचंड बहुमत किसी एक पार्टी को मिला है। रवि, ऐसे मेरा एक और सवाल यह है क्षेत्र में कि बीजेपी सहानुभूति कार्ड खेल रही है लेकिन प्रचार में किस तरह से कैंपेनिंग कर रही है? क्या उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है? विकास की बात ज्यादा हो रही है या सुरेंद्र सिंह जीना की बात ज्यादा हो रही है? जी देखिए, 2022 के चुनाव को हम ये भी कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है। 2022 के चुनाव से जुड़ा हुआ है पूरा सल्ट का उपचुनाव और इस बार जो अगर हम बात करें तो महेश जीना पहले से ही अपने प्रचार में जुट गए थे, आधिकारिक मोहर उन पर लगनी थी प्रत्याशी के लिए। और अगर ये हम बात करें तो महेश जीना भी कहीं ना कहीं अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सक्रिय रहते हैं और बीजेपी के साथ वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें गंगा पंचौली की तो वो भी लगातार सक्रिय हैं और जब 3000 वोटों से उनको मात मिली थी तो उसके बाद भी वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं। तो ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, मुकाबला काफ़ी कड़ा है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच और इस बार दोनों ही जो कांग्रेस और भाजपा है वो पूरे दमखम के साथ इस बार इस उपचुनाव में काम करेंगे और अपने प्रचार प्रसार अब होगा। तो इसको देखते हुए क्योंकि अब 17 तारीख को चुनाव होने हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और अगर हम अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो 2 क्षेत्रीय पार्टियां और 1 निर्दलीय, 3 लोगों ने वहां पर ताल ठोकी और तीनों ही कोई बड़ा दमखम नहीं रखते हैं। तो सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये उपचुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो तीरथ सरकार को बड़ी मजबूती मिलेगी और अगर इस उपचुनाव को कांग्रेस यहां पर अगर जीत जाती है तो तीरथ सरकार के लिए बड़ी जो है कहीं ना कहीं बड़ी हानि मिल जाएगा कि जनता के बीच में किस तरह की हलचल है, जनता क्या कुछ सोच रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। बात कर रहे थे कुंभ की। वैसे तो कुंभ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है जिसमें अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं लेकिन कई साधु संतों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। वैसे तो तीरथ सरकार ने कुंभ में पहुंचने वाले लोगों और साधु संतों के लिए इंतजाम किए हैं लेकिन कुछ संतों को अभी भी नाराजगी है। ऐसे में ये नाराजगी कब तक दूर होगी? क्योंकि 2 दिन के बाद यानी परसों से महाकुंभ शुरू हो रहा है और सीधा अपने संवाददाता के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि महाकुंभ में क्या क्या कमियां, कहां पर कमियां रह गई हैं और नाराज साधु संतों की मांगे मानी गई हैं या फिर नहीं। पंकज राणा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े। पंकज, कहां पर कमियां, कितने कार्य रह गए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और नाराजगी के पीछे की वजह साधु संतों की? राजीव, देखिए मेला प्रशासन के सामने अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है, यानी कि आज और कल का वक्त है और 1 तारीख से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह से साधु संतों की नाराजगी है उससे ये साफ जाहिर है कि अभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी ने भी वहाँ पर दौरा किया था और वहाँ पर कई तरह की अव्यवस्थाएं पाई थी। सबसे बड़ी बात थी कि महिलाओं के चेंजिंग रूम की और उन घाटों पर चेंजिंग रूम बढ़ाने की बात कही थी, तो अभी तक वो व्यवस्था नहीं हुई है। उसके बाद पार्किंग को लेकर कई तरह की अव्यवस्थाएं थी, वहाँ समतलीकरण अभी जमीन का नहीं हुआ था, तो उसको लेकर भी सीएस ने कुछ नाराजगी जताई थी। उनको पूरी तरह से ठीक करने की व्यवस्था दी थी और 31 तारीख तक की डेडलाइन दी थी। लेकिन इससे ही बड़ा सवाल यह है कि बैरागी कैंप क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा साधुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो बैरागी अखाड़े हैं, तमाम जो खालसे हैं, उनका आना शुरू हो गया है। यानी कि उनका यह कहना था कि होली के बाद सभी खालसे हरिद्वार पहुंच जाएंगे, तो यानी कि आज से उनका शुरू आना हो जाएगा। और वहां पर व्यवस्थाएं हैं, अभी एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, अस्थायी तौर पर जो शौचालय बनने हैं, मोबाइल टॉयलेट्स लगाई जानी है, वो व्यवस्था नहीं हुई है और पानी की सबसे बड़ी समस्या वहां है। हालांकि मेला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि कल तक वो सारी व्यवस्थाएं वहां बना देगा, लेकिन फिलहाल फिर सवाल ये उठेगा ना कि एक साल से लगातार साधु संत यही बात तो कह रहे हैं, 1 साल से आप समस्याओं को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं, 2 दिन में कैसे कर लेंगे और आप पर भरोसा कैसे किया जाए? निश्चित तौर पर देखिए ये सवाल है, क्योंकि कई बार मेला प्रशासन से साधु संतों ने बातचीत की, वहां जाकर गुहार भी लगाई, लेकिन 1 साल का वक्त हो गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और 1 साल के अंदर व्यवस्थाएं नहीं बनी है। क्योंकि इसके बाद एक ये बात भी समझनी होगी, क्योंकि पहले जो अखाड़े हैं उनके लिए ज़मीनों का अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा था और जैसे ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने, उन्होंने ऐलान किया कि सभी के लिए ज़मीनें दी जाएँ, तो उसके बाद से व्यवस्था की जा रही है। और अब क्योंकि समय नहीं है और समय से पहले ही व्यवस्थाएं बनानी होंगी, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा और चुनौती भी है मेला प्रशासन
इसके सामने कि 31 तारीख तक कैसे कैसे व्यवस्था ये पूरी की जाए। हालांकि दिन रात एक करके सब लोग कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कल तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा कई बार ये चीज़ें दिखा चुका है कि बड़ाई कैंप में किस तरह की स्थितियां हैं। वहाँ पर सड़कों पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई हैं। उसके साथ साथ ही जो टेंट लगाए जा रहे हैं वह पानी, लाइट और उसके अलावा जो शौचालय हैं उसकी व्यवस्था नहीं की गई। तो सवाल है कि 31 तारीख तक मेला प्रशासन कैसे व्यवस्था करेगा। और राजीव, इसके बाद साथ एक बड़ी बात यह भी है कि जो कोविड की गाइडलाइन है, उसके अलावा जो अस्पताल बनाए जाने हैं उनका भी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, उनका निर्माण नहीं हुआ है। डॉक्टरों की कमी है, 450 डॉक्टर के सापेक्ष कुल 113 डॉक्टर की तैनाती की गई है। 450 से ज़्यादा वहाँ नर्सें होनी है, 200 के करीब अभी नर्सों ही वहाँ पर तैनात की गई हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि मेला शुरू हो गया और अभी डॉक्टर भी वहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। पंकज, जो बातें आपने बताई हैं और जो कमियां आपने गिनाई है, सवाल यह है कि जब कार्य इतने कम हुए तो फिर हुआ क्या है, किया क्या एक साल में, यह सवाल उठेगा। आप नजर बनाए रखें, कमियों को लगातार देखते रहिए ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में साधु संत भी अलग अलग रंग रूपों में नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी में नागा साधुओं के अलग अलग रूप दिखाई दिए और इस दौरान दुनिया के सबसे छोटे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे छोटे बाबा है। नारायण नंदगिरी महाराज को दुनिया का सबसे छोटा बाबा कहा जाता है। नारायण नंदगिरी मध्य प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। साल 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में वो जूना अखाड़े में शामिल हुए और नागा सन्यासी की दीक्षा ली। ये हमारा अखाड़े का मंदिर है। गुरु जी के 7 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में आते जाते रहते हैं इस मंदिर पे। और झांसी का नाम हमारा सत्यनारायण पाठक है और नागा बने को हमारा नारायण नंदगिरी जी पावन भगवान है। जूना अखाड़े के नागा बाबा है। क्या हमारे गुरु जी का नाम देखो, जो इस पे लिखा है गंगानंद। नैनीताल में हिरण प्रजाति का एक घुरड़ रिहायशी इलाके में एक घर में आकर फंस गया। वन विभाग की टीम ने मुश्किल जो है एक जाल डाला और उसके बाद इस घुरड़ को रेस्क्यू किया और उपचार के लिए भेजा। और इस बीच में घुरड़ का रेस्क्यू देखने वालों की भीड़ भी जुट गई। वन विभाग का कहना है कि घुरड़ को इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले जाया जा रहा है। मेरा बात मान, खिड़की में आ जाने में। चलो बोरा इसको कर यार, इसको कर दो पहले दाजू, इसको करो पहले। चमोली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गोपेश्वर में सड़क किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। कारों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। 3 कार क्षतिग्रस्त की गई हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने यह तोड़फोड़ की है, यह कहा जा रहा है। खड़ी गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ की गई है वो आप देखिए कि शीशे तोड़ दिए गए। देखिए शीशे पर हमला किया गया है और कांच टूटा हुआ आप देख सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग ट्रांजैक्शन सेंटर होम स्टेशन की शुरुआत की है। धारचूला तहसील के दारमा वैली के 10 गांवों को योजना में शामिल किया गया, मगर 2020 की उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जारी सूची से 8 गांव हटा दिए गए, जिससे लोगों में निराशा है। ग्रामीणों की मांग है कि पूर्व की तरह उनके गांवों को भी योजना में शामिल किया जाए। पर्यटन विकास परिषद ने जिले से सूचना मांगी थी, जहां जहां पर होम स्टे और ट्रैकिंग रूट्स को बनाने संबंधी ये प्रस्ताव जिले से लिए थे। जिले ने सारे गांवों के लगभग प्रस्ताव वहां भेज दिए थे, लेकिन वहां से ये निर्देश हुआ है कि जहां पर ऑलरेडी